पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस कौमी एयरलाइंस ने अंदरूने मुल्क किराए में इजाफा कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक टिकट जितना ताखीर से खरीदा जाएगा रेट उतना ही बढ़ता जाएगा। उस्मान जावेद की इस रिपोर्ट में जानिए। की जानिब से अंदरूनी मुल्क किरायों में 500 से 1000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पॉलिसी के मुताबिक टिकट जितना ताखीर से खरीदा जाएगा रेट उतना ही महंगा होगा। PIA ने मुख्तलिफ शहरों के लिए इकोनॉमी क्लास में 10, एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी में 3 जबकि बिजनेस क्लास में 4 कैटेगरीज बना दी हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग किरायानामा मुकर्रर किया गया है। कराची से पेशावर, पेशावर से कराची अर्जेंट टिकट 17,800 रुपए में मिलेगा। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी का टिकट 26,800 रुपए से लेकर 29,800 रुपए में मिलेगा। कराची पेशावर नॉर्मल सूरत हाल में टिकट 8,700 रुपए मुकर्रर किया गया है। पेशावर से कराची एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी का टिकट 26,800 रुपए से लेकर 29,800 रुपए मुकर्रर किया गया। कराची से इस्लामाबाद लाहौर बिजनेस क्लास का टिकट 31,530 रुपए से 36,000 में मिलेगा। कराची से फैसलाबाद इकोनॉमी क्लास का टिकट 7,560 से 16,800 रुपए का हो गया। कराची से मुल्तान इकोनॉमी क्लास में किराया 7,700 से लेकर 17,200 कर दिया गया। कराची से फैसलाबाद एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी का किराया 17,800 से 19,800 मुकर्रर कर दिया गया। फैसलाबाद कराची बिजनेस क्लास का किराया 20,800 से 23,800 रुपए कर दिया गया। कराची से मुल्तान एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी 18,200 से 20,200, बिजनेस क्लास का 21,200 से 24,200 किराया देना होगा। इस्लामाबाद स्कर्दू एग्जीक्यूटिव क्लास में 15 से 17,000 जबकि बिजनेस क्लास 19 से 22,000 किराया मुकर्रर किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर से गिलगित और चित्राल 6 से 12,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। मजीद आपको बताएंगे PIA ने डोमेस्टिक परवाजों के किरायों में इजाफा कर दिया। कराची के शहरियों का कहना है कि जहाज से सफर करना भी हमारी दस्तरस से बाहर हो गया। पर जो है ना हम इसके ऑफिस में आके टिकट करवाई हैं तो टिकट जो है ना काफ़ी महंगी मिली हैं। जो पहले जिस तरह होता था वैसे बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई के लिहाज से टिकट्स बहुत महंगी दी गई हैं। अब मैंने रात में जब चेक की तो वो 13,000 समथिंग थी और जब मैं अभी मॉर्निंग में चेक कर रहा था ऑनलाइन ही वो 14,000 रुपये की हो गई थी। और अब जो मैं ये करवा कर आया हूँ ये 16,125 रुपये की एक टिकट मैंने करवाई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि IMF से मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान 17 अप्रैल को पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे बशीर चौधरी। इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि IMF के साथ मुआहिदा तकमील के करीब है। मसला ये है कि 43% जो हमारा USF है उसकी जो वजह है वो ये है कि गैस चोरी हो रही है और इसमें बड़े बड़े चोर जो थे वो अब उसमें एप्रीहेंड भी हुए हैं। 3 साल का प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया कि इन्होंने 3 साल में हम जो UFG है उसको हम 7.2% के ऊपर लेके आएंगे, यानी 3 अरब रुपए की चोरी जो है वो हम बचाएंगे। उन्होंने कहा कि नैब के मुताबिक नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा मेगा करप्शन मुकदमात में मुलव्वस हैं। शरीफ फैमिली से मुतालिक नए इंकशाफात हो रहे हैं। ये जो सारे लोग हैं पिछली हुकूमतों में मैं देख रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, ये तमाम लोग जो हैं बड़ी करप्शन में मुलव्वस हैं। अपरेंटली जो नज़र आ रहा है हमें नैब की प्रोसीडिंग से और जो हमें पता चल रहा है मीडिया से। फवाद चौधरी का कहना था कि UAE में पाकिस्तानियों की बहुत जायदादें हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुआहिदे हुए जिनसे इन जायदादों की तफसीलात मिलेंगी। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि वजीर खजाना असद उमर डॉलर के एक्सचेंज रेट के हवाले से माजी में कुछ और कहते आए हैं और अब कुछ और कह रहे हैं। आज एक्सचेंज रेट इंतहाई मुतवाजन है। असद उमर की जानिब से यह दावा किया जा रहा है जबकि स्टेट बैंक की मुदाखलत से डॉलर की कदर गिराई गई थी। असद उमर का ऐसा भी कहना था डॉलर की कदर गिरने से पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ा है जबकि एक्सचेंज रेट कौम की ताकत का निशान नहीं है, यह भी कहना है वजीर खजाना असद उमर का। तो माजी में एक्सचेंज रेट मसनूई तरीके से कंट्रोल किया गया। असद उमर का मजीद क्या कहना था आपको भी सुनाएंगे। होल्ड करके टीवी पे दर्स दे के एक्सचेंज रेट अगर आप होल्ड करेंगे तो वही हशर होगा जिसका जो हमने देखा पिछले 4 साल एक्सचेंज रेट। ये टेक्निकल कैलकुलेशन होती है। 2016 से 2018 देखें और आपको हाईली ओवरवैल्यूड रुपया नजर आता है। आज देखेंगे तो आपको रुपया बिल्कुल आपको इक्विलिब्रियम पे नजर आता है। एक्सचेंज रेट को ऐसे मैनेज करना है कि वो
मईशत के बुनियाद के ऊपर हैंडल हो, ना कि सियासी नारेबाजी के लिए। स्टेट बैंक की इंटरवेंशन से मार्केट के अंदर रुपए की कदर गिरवाई गई, डॉलर को महंगा किया गया और वो डॉलर जो 57-58 रुपए का मिल रहा था वो 108 रुपए पे आज खड़ा है। एक जमाने के अंदर पाकिस्तान का रुपया जो था वो जापान के येन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता था। पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन 15 से 16 रुपए कदर गिर गई है रुपए की। सिर्फ रुपए की कदर गिरने से इस वक्त हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसमें उसके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो इस 6 माह के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। एक्सचेंज रेट जो है वो मईशत के निज़ाम के अंदर एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ट्रांजैक्शन होती है। ये कोई कौम की ताकत का वो निशान नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत और इसका वजीर आजम जाली है। नैब एक इंतकामी इदारा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलियन मार्च की तैयारी कर ली। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए नवाज शरीफ से हतमी राय नहीं ली। तो हमारा वजीर आजम बना बैठा है, वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वजीर आजम है जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। जहाँ तक नेब का ताल्लुक़ है, नेब एक इंतकामी इदारा है और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। जमीयत उलमाए इस्लाम 10 मिलियन मार्च मुल्क में मुकम्मल कर चुकी है और इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उमूर पे बातचीत होगी। देखिए, सोच में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए अभी शायद मियाँ साहब या उनकी पार्टी के लिए आज तो ऐसा दिन नहीं था कि हम उनसे इसके बारे में कोई हतमी राय लेते। आपको बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में तूफान, तेज हवाओं, बारिश और आंधी के बायस मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। पेशावर में 3 अफराद की जान गई जबकि 42 जख्मी हुए। उधर सवाबी में घर की छत गिरने से 5 खवातीन जख्मी हो गईं जबकि 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। जमरूद में घर की दीवार गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। पेशावर में बारिश के बायस BRT स्टेशन की सीलिंग भी उखड़ गई। मालाकंड में भी तेज आंधी और बारिश के बायस साइन बोर्ड्स गिर गए। पेशावर और गिरदोनवाह में शदीद बारिश के बायस हादसात पेश आए हैं जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं जबकि BRT स्टेशन की सीलिंग उखड़ गई और मजदूर यहां पर भागते हुए दिखाई दिए। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के CCTV कैमरे लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत का सबब बनने लगे। कैमरों की मदद से मुबैना तौर पर जासूसी की जा सकती थी। चीनी कंपनी ने कैमरों में लगे वाईफाई कार्ड्स हटा दिए। लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग CCTV कैमरों से मुबैना तौर पर शहरियों की निजी तस्वीर लीक होने का मामला सामने आया है। सूरत हाल ने संजीदा नौयत उस वक्त इख्तियार की जब हुक्काम ने एक जोड़े की तस्वीर लीक होने का नोटिस लेकर तहकीकात का आगाज किया। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी के CCTV कैमरों की फुटेजेस मुकम्मल गैर महफूज हैं। CCTV कैमरों की मदद से मुबैना तौर पर जासूसी का काम भी लिया जा रहा है। इस इंकशाफ के बाद इंतजामिया की हिदायत पर चीनी कंपनी ने कैमरों में नस्ब वाईफाई कार्ड हटा दिए हैं। चीनी कंपनी ने कार्ड का जिक्र बोली के वक्त दस्तावेज में मुबहम अंदाज में किया था। सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक अथॉरिटी की टेक्निकल टीम रोजाना के बुनियाद पर अपना नेटवर्क मॉनिटर करती है। मज़कूरा मॉड्यूल को आजमाइशी मुद्दत ही में गैर जरूरी करार देते हुए उतरवा दिया था। और कराची से खबर है, पुलिस हुकाम ने इरशाद रांझानी कत्ल केस में हतमी चालान कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की मुंतजिम अदालत में जमा करा दिया। चालान में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम रहीम शाह ने मकतूल इरशाद रांझानी को अस्पताल मुंतकली के दौरान एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलकर दोबारा गोलियां मारी। मकतूल को जख्मी हालत में जायवकुआ से थाने मुंतकिल किया गया। इसी बारे में जफरुल्लाह सोमरो की रिपोर्ट देखिए। मकतूल इरशाद रांझानी कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर तारिक दारीजो ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज के सामने केस का हतमी चालान पेश कर दिया। पुलिस हुक्काम की जानिब से हतमी चालान में बताया गया कि मकतूल इरशाद रांझानी को जख्मी करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो मुलजिम उस वक्त मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। उसके हाथ में पिस्तौल थी। मुलजिम ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोल के मकतूल पर गोलियां चलाई। गवाह एम्बुलेंस ड्राइवर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मकतूल को गोलियां मारने के बाद पुलिस
اہلکار نے مجھ سے کہا چپ رہو اور ایمبولینس اسپتال لے جاؤ۔ چالان میں مزید انکشاف کیا گیا کہ مقتول ارشاد راجھانی کو زخمی حالت میں جائے وقوع سے تھانے منتقل کیا گیا، جبکہ تھانے سے 15 سے 20 منٹ کے بعد پولیس اہلکار انسپکٹر علی گوہر کے ہمراہ ارشاد راجھانی کو اسپتال روانہ کیا۔ چالان میں مزید بتایا گیا کہ ایمبولینس ڈرائیور نے ملزم رحیم شاہ کے خوف سے پولیس کو پہلے حقیقت نہیں بتائی تھی۔ عدالت نے چالان منظور کرتے ہوئے مقدمے کی باقاعدہ سماعت کے لیے ATC 18 کو منتقل کر دیا۔ ظفر اللہ سومرو، 24 نیوز، کراچی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کراچی کے سانحہ بلدیہ کیس میں اہم ترین پیش رفت سامنے آ گئی۔ فیکٹری کے پروڈکشن انچارج نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بطور گواہ بیان قلم بند کرا دیا۔ پروڈکشن انچارج نے کہا کہ MQM رہنماؤں اور کارکنوں نے بھتہ نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگا دی۔ گواہ نے بتایا کہ MQM والوں نے 25 کروڑ روپے بھتہ مانگا۔ اس نے MQM کارکن ملزم زبیر چریا سے کہا کہ بھتے کی رقم 1 کروڑ روپے کر دو، جس پر زبیر چریا نے کہا کہ رقم 20 کروڑ روپے سے کم نہیں ہوگی۔ تو اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے سانحہ بلدیہ کیس میں اہم ترین پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ فیکٹری کے پروڈکشن انچارج نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بطور گواہ بیان قلم بند کرا دیا ہے۔ پروڈکشن انچارج نے کہا کہ MQM رہنماؤں اور کارکنوں نے بھتہ نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگا دی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پیناما لیکس میں آف شور کمپنیاں بنانے اور مس کنڈکٹ کے الزامات پر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فاروق عرفان نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس پر جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کر دی گئی۔ امانت کشکوری کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ جسٹس فاروق عرفان کا نام 3 سال پرانے مشہور پاناما سکینڈل میں آف شور کمپنی بنانے کے حوالے سے آیا تھا۔ مس ڈکلیریشن پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا تھا۔ نام آف شور کمپنی پہ آنے پر جسٹس فاروق عرفان مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ جسٹس فاروق عرفان 20 فروری 2010 کو لاہور ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج تعینات ہوئے اور ان کی مدت ملازمت 22 جنوری 2020 کو مکمل ہونا تھی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس فاروق عرفان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چل رہا تھا، جس میں جسٹس فاروق عرفان کے استعفے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ جسٹس فاروق عرفان کے مستعفی ہونے پر جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کر دی گئی۔ سابق MS میں اسپتال ڈاکٹر طاہر خلیل کو عہدے پر بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ PMA کی جانب سے طاہر خلیل کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ کو درخواست کی گئی، جس پر وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بحالی کا فیصلہ کیا۔ چند روز قبل عثمان بزدار نے میو ہسپتال کا دورہ کیا اور ناقص کارکردگی پر MS ڈاکٹر طاہر خلیل کو برطرف کر دیا گیا تھا، جن کو اب بحال کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ PMA کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ چند روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے میو ہسپتال کا دورہ کیا تھا اور ناقص کارکردگی پر MS ڈاکٹر طاہر خلیل کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے رمضان شوگر مل سکینڈل کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف نیب میں پیش نہ ہوئے، تحریری جواب جمع کرا دیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ جج نجم الحسن بخاری نے کیس کی سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر وارث جنجوعہ نے موقف اختیار کیا کہ رمضان شوگر ملز کے لیے سرکاری خزانے سے نالہ بنایا گیا، جس پر نیب نے اختیارات سے تجاوز کا ریفرنس دائر کیا ہے۔ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ میں نے 10 سال میں سرکار کے کئی 100 ارب روپے بچائے، نالے کے لیے سرکاری خزانہ کیوں استعمال کرتا؟ عدالت نے ریمارکس یہ کہ ابھی آپ پر الزام ہے جسے ثابت ہونا باقی ہے، آپ کو صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کر دی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کیا گیا تھا، تاہم وہ نیب کے دفتر میں پیش نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے نیب کو اپنا تحریری جواب بھجوا دیا۔ عدالتی سماعت سے قبل آشیانہ اقبال سکینڈل کیس کے ملزم احد چیمہ نے کمرہ عدالت میں شہباز شریف سے طویل بات چیت کی۔ اس دوران شہباز شریف اور احد چیمہ مسلسل سرگوشیاں کرتے رہے۔ حمزہ شہباز نے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی ملاقات خوش آئند ہے، مہنگائی نے عوام کا برا حال کر دیا، آج عوام مسلم لیگ نون کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں، عمران خان انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ جبکہ پاکستان میں ایک بار پھر اسلامی صدارتی نظام کی بحث زوروں پر ہے۔ صدارتی نظام کی بحث کے پیچھے کیا ابن الوقت ٹولے کو کسی نئے آمر کی تلاش ہے یا صدارتی نظام کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
लगता है एक बार फिर कुछ लोगों को किसी नए आमिर की तलाश है। सदारती निजाम की बहस सोशल मीडिया पर ऐसे ही तो नहीं फैलाई जा रही। पार्लिमानी निजाम को विफाक की कमजोरी जाहिर किया जा रहा है और 18वीं तरमीम को इसका सबूत बताया जा रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सेंटर के हालात क्या है? 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास, 2,500 अरब सीधा सूबों को चला जाता है। फवाद चौधरी बड़ी हसरत से कहते हैं, हमारे पास बादशाहत जैसे इख्तियारात नहीं। अगर हमारे यहाँ जो है को बादशाहत होती और हमने भी मैरियट में 200 बंदा उल्टा लटकाया होता, ये पैसे मुझे आ जाते हैं। इमरान खान के पसंदीदा दौरे अयूबी के बानी सदर अयूब खान भी पार्लिमानी निजाम को मगरबी निजाम करार देते थे। उनके ख्याल में सदारती निजाम ही मसाइल का हल है। I think Western type of democracy, when you talk about that type of democracy only exists north of the English Channel, doesn't it? It hasn't really successfully worked anywhere else. मगर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाब पार्लिमानी निजाम ही को अवामी मसाइल का हल और कायद आजम के ख्यालात के मुताबिक समझती थी। इलेक्शन हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं? अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सर पाकिस्तान के माजी से मुतालिक अयूब खान का जिक्र करते नजर आते हैं, मगर मादरे मिल्लत के ख्यालात पर उन्होंने कभी बात नहीं की। और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने सोशल मीडिया पर पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ चलने वाली मुहिम की सख्त मुखालफत कर दी। उनका कहना है कि सदारती निज़ाम आईन पाकिस्तान के मुनाफी है, यह आइन से गद्दारी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कुछ अनासर जो हैं जो हमेशा से पाकिस्तान में जमहूरियत के मुखालिफ रहे हैं और जमहूरियत के दुश्मन जो लोग हैं उनकी प्रॉक्सी का किरदार अदा करते रहे हैं, वो लोग जो हैं सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चला रहे हैं कि पाकिस्तान में एक सदारती निज़ाम होना चाहिए और वो कहते हैं जी सदारती निज़ाम पाकिस्तान के मसाइल का हल है और साथ ये भी कह रहे हैं कि वैसा ही सदारती निज़ाम जैसा कि अमेरिका में है। इस वक्त पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की जो बहस है ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है और जो 1973 का आइन है उसका जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि रियासत के साथ वफादारी और आइन की अतात पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है। लिहाजा वो लोग जो सोशल मीडिया पर 1973 के वफाकी पार्लिमानी आइन के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं और कह रहे हैं सदारती निज़ाम होना चाहिए, वो आइन के आर्टिकल 5 और 6 दोनों की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। कराची में कलंदिया चौक के करीब 4 बच्चे नाले में गिर गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 बच्चों की लाशों को नाले से निकाल लिया गया। एक बच्चे को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। कराची में यह वाक़या पेश आया है जहां कलंदरिया चौक के करीब 4 बच्चे नाले में गिर गए। कराची से शोबिस ज्वाइन करने लाहौर आने वाली लड़की की पुरअसरार मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इकरा को नामालूम अफराद जख्मी हालत में शादरा अस्पताल के बाहर छोड़ गए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान का सुराग लगा लिया है, दीगर साथियों की तलाश जारी है। मुल्जिम हसन भट्ट और उमर भट्ट ने पहले ही अबूरी जमानत करा रखी है। इकरा के अहले खाना के मुताबिक उसने शोबिस में काम के लिए इजाजत मांगी थी, इनकार पर लाहौर चली गई। आगे बढ़ेंगे। रावलपिंडी थाना रत्ता अमराल के इलाके में भाई ने 2 बहनों पर फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। एक बहन मौके पर जाँ बहक हो गई जबकि दूसरी जख्मी हो गई। राशिद सत्ती अदालती एहलकार था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाकया गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में फायरिंग से एक ताजिर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स सलीम ट्रेडर्स नामी मसाले की दुकान का मालिक है। जिस वक्त फायरिंग की गई मकतूल दुकान बंद कर रहा था। गोली चलाने वाला शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। वारदात में 9mm पिस्तौल इस्तेमाल की गई। PIA की लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज PK 757 में मोमर शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। दौरान परवाज मोमर शख्स की तबीयत खराब हुई और के आई, लेकिन तरबियत याफ्ता अमला न होने की वजह से इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी। जहाज के अमले को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है। परवाज जो कि लंदन जा रही थी PK 757 उसमें मोमर शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया।